सभी व्यूअर्स का वेलकम है आपकी पसंदीदा सीरीज़ के थर्ड पार्ट में। बहुत डिमांड है इस सीरीज़ की क्योंकि ये खास भी है। इसमें इडियम्स और फ्रेजेस को सीखते हैं हम, लेकिन उनकी कहानी के ज़रिए। हर इडियम हर फ्रेज़ के पीछे एक कहानी है। जिस दिन वो स्टोरी आपको पता लग गई, उस इडियम को उस दिन से आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कहानी खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी जैसे ही उस इडियम को आप देखोगे, है ना। तो एसएससी बैंक्स की, यूपीएससी की 400 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को मैं आपको इस सीरीज़ में करवा रहा हूँ। लोड नहीं लेना है, आराम से चिल होकर के सुनते जाओ, कहानी को समझते जाओ। शुरू कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। जितना ग्रो करने में हेल्प करोगे उतना अच्छा है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल वाईटी। हर पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल वाईटी के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं, अपने उसको सोल्यूशन करेंगे, है ना। चलिए, अपनी पहली इडियम है स्पुतनिक मोमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी। देखिए, स्पुतनिक आप जानते हैं रशिया का सैटेलाइट था, रशिया का उपग्रह था। और इसकी खास बात यह थी कि ये मानव जाति का पहला उपग्रह था। तो जिन दिनों रशिया ने स्पुतनिक को आसमान में छोड़ा, इस सैटेलाइट को लॉन्च किया, उन दिनों रशिया यानी कि रूस और अमेरिका आपस में जानी दुश्मन थे। तो रशिया ने जैसे ही इस काम को किया, अमेरिका में हो गई सबको हलचल, है ना। अमेरिका में लोग हो गए परेशान। तो ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज है उन्हीं दिनों का। इसमें ये लिखा हुआ है, रशिया ने हमें पीछे छोड़ दिया है स्पुतनिक को आसमान में छोड़ करके, अब हम रशिया के बराबरी के नहीं रहे। समझ गए। तो ये स्पुतनिक मोमेंट का मतलब यही होता है, वो वाला रियलाइजेशन, वो वाला मोमेंट जब आपको ये एहसास हो जाए आप ज़िंदगी में पीछे छूट चुके हो और अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों से ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। जैसे उन दिनों अमेरिका को ये मोमेंट रियलाइज़ हुआ था कि रशिया से आगे निकलना है तो हमें भी सैटेलाइट बनाना पड़ेगा, है ना। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ इस इडियम को। माई स्पुतनिक मोमेंट केम व्हेन आई फेल्ड द सीजीएल एग्ज़ाम फॉर द थर्ड टाइम। मेरा स्पुतनिक मोमेंट उस मोमेंट पे आया, उस वक्त पे आया जब मैं फ़ेल हो गया सीजीएल के एग्ज़ाम में तीसरी दफ़ा। तो तीसरी दफ़ा फेल होते ही मुझे लगा भाई ज़िंदगी में आगे निकलना है तो अब करना पड़ेगा हार्ड वर्क। बढ़े आगे, अगली इडियम को देखें। टू हैव योर टास्क कट आउट। देखने में बहुत अजीब सी इडियम है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी सिंपल है। इस दर्जी को देख लो, इस टेलर को देखो। टेलर का काम क्या होता है, आपने उसको शर्ट का मेज़रमेंट दिया, वो आपका कपड़ा लेगा, उसमें से शर्ट को मेज़रमेंट के हिसाब से काट देगा। लेकिन जो काटने का काम है ना, ये सबसे ईजी काम होता है टेलर का। सारा काम टेलर का शुरू होता है कपड़े को जो उसने काटा है, उसके बाद उसको सिलेगा कैसे, है ना। उस कपड़े में से शर्ट बनाएगा कैसे। तो टू हैव योर टास्क कट आउट का मतलब क्या होता है, जैसे इस टेलर की जो शर्ट है कट आउट होकर के उसके सामने होती है, एक बड़ा काम उसके सामने खड़ा होता है। वैसे ही अगर आपके सामने भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है, आपके हाथ में है, आपको उसको पूरा करना है, तब आप इसको यूज़ करें। समझ गए ना। टेलर की शर्ट कटी हुई है कट आउट होकर के, आपके लिए टास्क कटा हुआ है कट आउट होकर के। टेलर को भी बहुत मेहनत करनी है, आपको भी एक डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करना है। यूज़ करके दिखा देता हूँ। विद राइजिंग इन्फेक्शंस द गवर्नमेंट हैज़ इट्स टास्क कट आउट इन द कमिंग डेज। बढ़ते हुए इन्फेक्शन के साथ में ही सरकार के पास एक मुश्किल काम है आने वाले दिनों में। कैसे इसको मैनेज करेगी, इट हैज़ इट्स टास्क कट आउट। देखो, पूरी ओरिजिनल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, कैसे इस इडियम को बनाया गया था। इंटरेस्टिंग भी है और आपको जानने में मज़ा आता है ना। अब देखो, इसी से ही, इस दर्जी से ही एक और इडियम बनती है, टू बी कट आउट फॉर समथिंग। जैसे ही टेलर ने शर्ट को काटा, जैसे ही उस शर्ट के टुकड़े को टेलर ने काटा, वो जो कटा हुआ टुकड़ा है ना, आपकी शर्ट बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। उस कटे हुए टुकड़े से ही आपकी शर्ट बनेगी। आपकी शर्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा जो उम्मीदवार है वही है कटा हुआ टुकड़ा। अगर आप किसी चीज़ के लिए कट आउट हैं तो आप नेचुरली सूटेड है उस काम को करने के लिए। उस काम को करने के सबसे लायक आदमी आप ही हैं। समझ गए ना। जैसे वो शर्ट का कटा हुआ टुकड़ा आपकी शर्ट बनने के लायक है, वैसे ही अगर आप भी कटे हुए ना, कट आउट हैं, आप भी किसी काम को करने के लिए बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं। अब इसको यूज़ करके देख लेते हैं। ही इज़ नॉट कट आउट फॉर टीचिंग। वो टीचिंग के लिए कट आउट फॉर नहीं है। टीचिंग उसके लिए सूटेबल पेशा नहीं है। उससे कुछ भी करवा लो, बस बच्चों को मत पढ़वाना। बहुत मारता पीटता है और बच्चों को कुछ समझ में भी नहीं आता है। चलिए, कुछ और कहानियाँ सीखते हैं इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले मैं ऐड करना चाहूँगा, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी है उसके कॉन्सेप्ट सीखना है, उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जांपल, आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें, जब आप बाय करें ना तो Y8010 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, अब वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, इसी इडियम से मिलती जुलती एक और इडियम है,
डोंट गिव अप योर डे जॉब। कहानी को सुनना। एक दोस्त है आपका, उसको गाना गाने का बहुत शौक़ है और आपको पता है उसका गाना ऐसा है, मतलब उसको झेलना मुश्किल हो जाता है जब वो गाना शुरू करे। लेकिन आपका दोस्त है, उसको लगता है वो बहुत अच्छा गाना गाता है। अब अगर वो आपके सामने गाना गाने लगे और आपसे पूछे कि यार मैं सिंगर बन जाऊँ क्या, तो आप उसको क्या बोलोगे? भाई तू ज़िंदगी में कुछ भी बन जाना, बस अपनी नौकरी मत छोड़ना। जो नौकरी तू कर रहा है उसको छोड़ के अगर तू सिंगर बना, डे जॉब को छोड़ के तूने गवैया बनने की कोशिश की, तू भूखा मर जाएगा। समझ गए ना? वहीं से हमने इस इडियम को बनाया। डोंट गिव अप योर डे जॉब का मतलब होता है आप किसी को ये बताना चाह रहे हो मजाक वाले शब्दों में कि वो इंसान किसी काम में उतना अच्छा नहीं है जितना वो सोचता है कि वो अच्छा है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। लिसनिंग टू हिज सिंगिंग, हिज फ्रेंड्स एडवाइज्ड हिम नॉट टू गिव अप हिज डे जॉब। उसके गाने को सुन करके उसके दोस्तों ने बोला तुम ज़्यादा अच्छा गाना नहीं गाते हो। इस इडियम का मतलब यही है, आप किसी को मजाक में हल्के शब्दों में बोल सकते हो भाई तुम्हारा इतना अच्छा गाना नहीं है या इतना अच्छा काम नहीं है जितना तुम समझते हो। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और इडियम को कहानी के साथ में। डेविल्स एडवोकेट। देखिए डेविल कौन होता है? शैतान। एडवोकेट कौन होता है? वकील। डेविल्स एडवोकेट का मतलब है शैतान का वकील। अब ये कौन है भाई? देखो शैतान को सब गालियाँ देते हैं। शैतान को अगर कोर्ट में लाया जाए तो जज साहब भी उसकी सुनवाई करने से पहले उसको सज़ा दे देंगे। लेकिन तभी एक आदमी आ जाए और बोले मैं शैतान का वकील हूँ, इस शैतान ने जो गलत काम किए हैं उसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। शैतान की गलती नहीं है, शैतान को बरी कर दो बाइज्जत। तो डेविल्स एडवोकेट पता है कौन होता है? ऐसा आदमी जो मुख्य विचारधारा से अलग जाए। सारी दुनिया बोल रही है शैतान को चढ़ा दो फांसी पे, ये आदमी आया बोल रहा है कि भाई शैतान को फांसी पे मत चढ़ाओ, शैतान की गलती नहीं है, मैं बताता हूँ तुम्हें सच क्या है। डेविल्स एडवोकेट हर वो आदमी है जो किसी अनपॉपुलर साइड को ले एक आर्गूमेंट में और सिर्फ इसलिए ले कि वो डिबेट को भड़काए। ये गलत बात नहीं होती, अच्छी बात भी होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इस सेंटेंस को देखो। अ गुड जर्नलिस्ट इज़ द वन हु डजेंट फियर टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। एक अच्छा जर्नलिस्ट वो जर्नलिस्ट होता है जो बिल्कुल भी डरता नहीं है डेविल्स एडवोकेट की भूमिका को अदा करने में। जो चीज़ आपको साफ दिख रही है उसका काउंटर आर्गुमेंट भी आपको समझना चाहिए और पत्रकार की यही भूमिका होती है ना? दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। पत्रकार को सीधे सीधे अपनी जो है ना सज़ा नहीं सुना देनी चाहिए, अपनी धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। समझ गए ना? डेविल्स एडवोकेट। यहाँ पे जर्नलिस्ट के आगे का एस निकाल लेना, अ लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन है। चलिए अब देखो डेविल से ही एक और बढ़िया सा अपने इडियम बनाएंगे। टू गिव द डेविल हिज ड्यू। डेविल का मतलब है शैतान, ड्यू का मतलब है बकाया। शैतान को उसका बकाया देना। मान लो ये शैतान है, इसने आपसे 100 रुपये उधार लिए और उसके बाद आपको पता है इसने बहुत सताया भी। अभी आया आपसे 100 रुपये वापस मांगने, आपने इसको 100 रुपये जायज़ सी बात है देने से मना कर दोगे। भाई तू शैतान आदमी है, तूने बड़ी शैतानियाँ की है ज़िंदगी में, तेरे 100 रुपये मैं तुझे नहीं दूंगा। लेकिन कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो ये बोले भाई ये कितना भी शैतान हो लेकिन इसके 100 रुपये बनते हैं, मैं इसको दूंगा, तो वही होता है इंसान जो कहता है मैं गिव करूंगा डेविल को उसकी ड्यू। अब इसका मतलब क्या है? किसी एनिमी को, किसी दुश्मन को भी उसकी प्रशंसा कर डालना उसकी अच्छी क्वालिटीज़ के लिए। समझ गए ना? है तो आपका दुश्मन, है तो ऐसा इंसान जिसको आप पसंद नहीं करते हो, लेकिन उसकी अच्छाई को भी आप गुण गा रहे हो, सबके सामने बता रहे हो कि इसमें ये अच्छाई तो है। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। आई डोंट लाइक एक्सपेंसिव आईफोन्स। मुझे एक्सपेंसिव आईफोन्स पसंद नहीं है, बट आई विल गिव द डेविल हिज ड्यूज, आईफोन्स आर द बेस्ट। लेकिन मैं इसकी बुराई नहीं करूँगा, आईफोन्स सबसे अच्छे हैं। भाई एक्सपेंसिव है, मुझे पसंद नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं इनको इनका ड्यू ज़रूर दूंगा। इनमें अच्छाई यही है कि ये सबसे बेस्ट फ़ोन है मार्केट के अंदर, चाहे कितने भी महंगे हों, चाहे मुझे बिल्कुल भी पसंद ना हो। समझ गए ना? ऐसे रिलेट करना है, गिव द डेविल हिज ड्यू। अब एक और इडियम बना लेते हैं, टू ब्लेज अ ट्रेल। देखिए ब्लेज का मतलब होता है जलाना, ट्रेल का मतलब होता है रास्ता। और कैसा रास्ता? ऐसा रास्ता जिसका कोई पीछा कर सके। जैसे रेगिस्तान में ऊँट निकलता है ना, वो ट्रेल छोड़ता है अपने कदमों के पाँव, तो उन पाँवों को देख करके कोई भी आपके पीछे आए आप करेंगे ब्लेज अ ट्रेल। आप इसको इस जो है ना इस पिक्चर से रिलेट कर लेना। ये आदमी क्या कर रहा है? एक रास्ते पे जा रहा है और अपने पीछे एक ब्लेज कर रहा है। ब्लेज मतलब आग की लपटें, और ट्रेल बना करके जा रहा है। अब कोई भी इंसान होगा ना इसके पीछे जो है इन लपटों को देख करके इसके रास्ते को फॉलो कर लेगा। ब्लेज अ ट्रेल वो इंसान होता है जो इनोवेट करता है, जो किसी नए रास्ते को खोजता है, जो कोई आविष्कार करता है ना? उसने एक ट्रेल को ब्लेज कर दिया है, अब उसके पीछे चल के उसी आविष्कार का फ़ायदा बहुत लोग उठाएंगे। इसीलिए आविष्कारक को ट्रेल ब्लेजर भी बोला जाता है, ऐसा इंसान जो कुछ पायनियर हो, कुछ नया करके दिखाए। माइक्रोसॉफ्ट ब्लेज्ड अ ट्रेल बाय डिज़ाइनिंग कॉम्पैक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स। पहले कंप्यूटर आते थे कमरे के जितने,
लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया इजाद किया कंप्यूटर, जो छोटा सा था, पर्सनल कंप्यूटर उसको बोलते थे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक इनोवेशन किया, ब्लेज अ ट्रेल किया, ऐसे कंप्यूटर को डिज़ाइन करके। समझ गए ना, आविष्कार करना, किसी चीज़ को नया मार्केट में उतारना, ब्लेज अ ट्रेल। अब देखो, टू सिट ऑन द फेंस, ये बड़ी अजीब सी इडियम है। आप इस पिक्चर को देखोगे तो समझ जाओगे। ये आदमी है, देखो, ये हिंदुस्तान है इस तरफ और पाकिस्तान है उस तरफ, और ये चढ़ गया है फेंस के ऊपर। फेंस का मतलब होता है तारबंदी। अब इससे पूछा कहाँ जाएगा, उस तरफ जाएगा तो वहाँ कूद जा, इधर आएगा तो इधर कूद जा। पर ये क्या कह रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ये आदमी फेंस पे ही बैठा है, ना तो पाकिस्तान में कूदना है ना हिंदुस्तान में कूदना है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा क्या करना है अपनी ज़िंदगी के साथ। समझ गए ना, सिट ऑन द फेंस का मतलब यही है, टू रिमेन अनडिसाइडेड, किसी डिसीजन को अवॉइड करना। आपके सामने पड़ा है डिसीजन लेने वाला, लेकिन आप क्या बोल रहे हो, अभी नहीं, बाद में देखूंगा। द गवर्नमेंट इज सिटिंग ऑन द फेंस ऑन द इश्यू ऑफ ब्रिंगिंग पेट्रोल एंड डीजल अंडर जीएसटी। सरकार फेंस पे बैठी है, सरकार अनडिसाइडेड है इस इशू पे, जो है पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का। सबको पता है आज ना कल ये डिसीजन सरकार को लेना ही है, लेकिन सरकार क्या है, सिट ऑन द फेंस करके बैठी है, बोल रही है अभी नहीं लेंगे। चलो आगे बढ़े। सेंटेंस ऐसे ही बना रहा हूँ मैं, रिलेट कर पाऊँ ना। विद इन अ स्टोन थ्रो। आप इस पिक्चर को देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। एक पत्थर क्या होता है, आप उसको फेंकोगे, इंसान इतना ही फेंक सकता है। एक पत्थर कितना फेंक सकता है, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर। आप 200-250 मीटर से ज़्यादा युवराज के छक्के भी नहीं जाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्टोन की थ्रो होती है बहुत ही छोटा दायरा, आप पत्थर फेंको 50-100 मीटर से ज़्यादा दूर आपका पत्थर नहीं जाएगा। अगर कोई चीज़ विद इन अ स्टोन थ्रो है, उसका सीधा सा मतलब है वो चीज़ बहुत नज़दीक में है। जैसे इसने यहाँ पे पत्थर फेंक दिया, इसने यहाँ पे पत्थर फेंक दिया, समझ गए ना, आजू बाजू में, बहुत नज़दीक में है। टू बी नियर बाई और विद इन अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। द हाउस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड द बीच इज़ विद इन अ स्टोन थ्रो। घर वास्तव में बहुत सुंदर है और जो बीच है वो बहुत ही नज़दीक है। समझ गए ना, आप पत्थर फेंक लो, ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे, बहुत ही नज़दीक गिरेगा आपके आके, इतना ही नज़दीक वहाँ से घर से बीच भी है। चलिए एक और इडियम देखते हैं, हाई एंड ड्राई। इसके पीछे की कहानी जो है थोड़ी सी आपको अजीब लगेगी सुनने में। कभी कभी क्या होता है, तूफ़ान आता है, सैलाब आता है दरिया में, जो है सी के अंदर, तो उस सैलाब में, उस तूफ़ान में जो छोटी मोटी बोट्स होती है ना, कभी कभी बड़ी बोट्स भी, वो पानी से बाहर फेंक देता है। अब देखो एक बोट है, ये मैंने कहीं से उठाया, किसी न्यूज़ है ना, आर्टिकल की, न्यूज़ की जो है क्लिपिंग है। इसमें इस बोट को इन्होंने, ये क्रूजिंग बोट है, समुंदर से बाहर फेंक दिया है। अब ये बोट है ना, इसको समंदर में लाने के लिए बहुत काम करने पड़ेंगे, क्योंकि पानी नहीं है ना इसके आसपास। ये बोट है हाई एंड ड्राई, एक तो समंदर से ऊपर आ गई है, हाई हो गई है, एक समंदर के पानी से भी दूर है, ड्राई हो गई है। यहीं से इन्होंने ये बनाई है इडियम। जब भी कोई चीज़ हाई एंड ड्राई होती है, वो बिल्कुल उसी तरीके से होती है जिस तरीके से एक कश्ती है, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में बिना हेल्प के होना, है ना। अब इस कश्ती को समंदर में आना है तो हेल्प चाहिए होगी, कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ये हाई एंड ड्राई है। लॉकडाउन्स हैव लेफ्ट मैनी स्मॉल बिजनेसेस हाई एंड ड्राई। यहाँ पे बिजनेसेस कर लेना है ना, ES लगा लेना। लॉकडाउन्स हैव लेफ्ट मैनी स्मॉल बिजनेसेस हाई एंड ड्राई। समझ गए ना, इसको नौका से, नाव से रिलेट कर लेना। अगर नाव पानी के बाहर है, हाई भी है और ड्राई भी है, अब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ने वाली है। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इस पिक्चर को देखते ही समझ जाओगे। फ्लॉग का मतलब होता है कोड़े मारना, पत्थर मारना, लाठी से मारना। डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा। एक घोड़े को आप लाठी मारोगे, पत्थर मारोगे ऊपर बैठ करके तो तेज़ भागेगा, लेकिन मरा हुआ घोड़ा है ना, कितने भी उसको कोड़े मार लो वो खड़ा नहीं होगा। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये मूर्ख मार रहा है ना इसको। अब इसका मतलब भी यही होता है, कोई मूर्खता भरा काम करना, ऐसा काम करना जिसमें आप वेस्ट कर रहे हो अपने टाइम और एनर्जी को, एक लॉस्ट कॉज पे। चिड़िया चुग गई है खेत, अब जो है आप खेत की रखवाली कर रहे हो। समझ गए ना, इसको यूज़ करके देख लेते हैं इडियम को। द पुअर मैन वॉज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बाय आस्किंग हिज लैंडलॉर्ड टू लैंड हिम सम मनी। जो गरीब आदमी था, फ्लॉग कर रहा था एक डेड हॉर्स को, मरे हुए घोड़े को हंटर मार रहा था, सारा टाइम वेस्ट कर रहा था, अपना एनर्जी को वेस्ट कर रहा था, अपने लैंडलॉर्ड को, पूंजीपति से थोड़े से पैसे उधार मांग के। तो ये बदमाश था पूंजीपति, इस लैंडलॉर्ड ने, जमींदार ने पैसे तो देने नहीं थे, पर ये गरीब था बेचारा, फिर भी अपना टाइम वेस्ट कर रहा था पैसे मांग के। समझ गए। चलो एक और इडियम देख लेते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। इसकी कहानी थोड़ी सी अजीब है। देखो एक वक्त था जब हॉर्स रेसिंग जो है ना बहुत बड़ा खेल होता था। हॉर्स रेसिंग मतलब जुआ होता है, घोड़ों की दौड़ लगवाना और फिर देखना कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन सा हारेगा। अब देखो ये शेयर बाज़ार जैसे था, जैसे शेयर बाज़ार में टिप्स चलती है ना, आज ये वाली कंपनी जाएगी ऊपर, ये वाली कंपनी आएगी नीचे, तो वहाँ भी टिप्स चलती थी, ये काला वाला घोड़ा जीतेगा, ये सफ़ेद वाला जो है धीमे भागेगा।
अब देखो इसमें कहानी बनी छोटी सी। क्या कहानी बनी? एक आदमी ने दूसरे आदमी से बोला आज ये वाला घोड़ा जीतने वाला है। तो दूसरे वाले ने बोला भाई तुझे किसने बताया? कह रहा मुझे किसी पक्की न्यूज़ वाले आदमी ने बताया। फिर उसने पूछा भाई किसने बताया? कह रहा मैं सीधे घोड़े से ही सुन के आ रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात क्या कहना चाह रहा हूँ? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। आपके पास कोई ऐसी न्यूज़ हो ना एकदम पक्की हो जिसको नकारा ही ना जा सके, ऑथेंटिकेटिव अथॉरिटेटिव सोर्स से आपके पास आई हो, तब आप बोलते हो द न्यूज़ इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। समझ गए ना? इस कहानी में जैसे हुआ, उसने उससे पूछा भाई किसने बताया तेरे को घोड़ा जीतेगा? कह रहा मुझे घोड़े ने खुद ने बता दिया है, आज मैं जीतने वाला हूँ, न्यूज़ पे विश्वास कर और उस घोड़े पे पैसे लगा दे। अब इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। द न्यूज़ पेपर पब्लिश द इंफॉर्मेशन विदाउट एनी एविडेंस एज इट केम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया इन्फॉर्मेशन को बिना किसी सबूत के, क्योंकि ये जो आई थी बहुत ही अथॉरिटेटिव सोर्स से आई थी, एकदम जेन्युइन जो है किसी आदमी ने इनको बताई थी। समझ गए ना? एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कोई बताए स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ होती है। अब ये एक और अच्छी इडियम है, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। देखो आपको कोई घोड़ा गिफ्ट करे और आप उसके जो है उसके सामने ही घोड़े को उसका मुंह खोलो और उसको जो है दांत गिनने लगो, तो इसका मतलब पता है क्या है? अब एक कहानी है इसके पीछे की छोटी सी। घोड़ा जितना यंग होता है उतना ही कम उसके मुंह में दांत होते हैं। अब आपको किसी ने बोला भाई एक यंग घोड़ा तुम्हें दे रहा हूँ मैं, इसमें है 10 साल का घोड़ा है मान लो। आपको उस आदमी पे यकीन नहीं है, उसके खड़े खड़े ही आपने घोड़ा खोला और उसके दांत गिनने लगे, कहीं 10 की जगह 12 तो नहीं है। कहने का मतलब क्या है? किसी के तोहफे को डिसरिस्पेक्ट करना, उस चीज़ के साथ कमियां निकालना जो आपको मुफ्त में मिली है। समझ गए ना? घोड़ा दिया आपको बोल करके गिफ्ट में, भैया यंग घोड़ा है, इसका जो है तुम यूज़ करो, लेकिन सामने वाले के तोहफे को इज्जत नहीं दे रहे हो आप, बल्कि इसके दांत गिन रहे हो, कहीं ये बूढ़ा घोड़ा तो नहीं है, मुझे पागल तो नहीं बना के जा रहा। तो इसका मतलब यही होता है ना, टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब कैसे यूज़ करें? बाय रिफ्यूजिंग टू टेक अ प्रमोशन सुधीर वॉज लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। प्रमोशन को रिफ्यूज़ करके सुधीर जो है एक डिसरिस्पेक्ट कर रहा था एक गिफ्ट को, एक तोहफे को। बॉस ने बोला सुधीर मैं बड़ा खुश हूँ, चलो तुम्हें एक प्रमोशन देता हूँ, पर ये क्या कर रहा है? अच्छा कहाँ प्रमोशन दोगे? अच्छा मेरी सैलरी कितनी होगी? अच्छा मेरी जॉब के ज़्यादा घंटे तो नहीं हो जाएंगे, है ना? तो डिसरिस्पेक्ट कर रहा था उस गिफ्ट को, वॉज लुकिंग अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। समझ गए? चलो, अ डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। अब इसकी एक ही कहानी है बड़ी सिंपल सी। पुराने टाइम में क्या होता था, जो घोड़ा बार बार रेस में जीतने लगता था ना, उस घोड़े की पहचान हो जाती थी। अब उस घोड़े को रेस में से ही वो कर देते थे, भाई ये घोड़े को हम नहीं लेंगे क्योंकि यही जीतता है, सबसे तेज़ भागता है। तो उस घोड़े का जो मालिक होता था ना वो परेशान हो जाता था कि यार एक तो मैं इतना बढ़िया घोड़ा लाया हूँ, हर रेस को वो जीतता है और सारी रेसों से मुझे बैन कर रखा है। तो पता है क्या करते थे? अपने घोड़े को काले रंग से पोत देते थे और खुद नहीं जाता था, किसी और के हाथ भेजता था रेस के अंदर। डार्क हॉर्स बना करके अपने घोड़े को भेजता था और घोड़ा इसका चुपचाप जो है जीत जाता था। डार्क हॉर्स का मतलब यही होता है एक ऐसा आदमी जिसमें स्पेशल क्वालिटीज़ हों और जो दूसरों को पता ना हो। समझ गए ना? इस घोड़े पे काले रंग का पेंट लगा के इसने भेजा है, किसी को नहीं पता ये घोड़ा कौन सा है, लेकिन यही घोड़ा है जो रेस को जीतेगा। डार्क हॉर्स वही आदमी है जिसके बारे में आपको पता ना हो और बाद में कोई कारनामा करके दिखा दे। शालिनी इज़ द डार्क हॉर्स ऑफ आवर क्लास एज नोबडी नोज शी हैज़ पब्लिश्ड अ बुक ऑन द सब्जेक्ट। शालिनी हमारी क्लास की डार्क हॉर्स है क्योंकि किसी को नहीं पता वो किताबें छाप चुकी है इसी सब्जेक्ट के ऊपर। हम सब तो पढ़ रहे हैं और शालिनी इसी चीज़ के ऊपर किताबें लिख चुकी है ना? पता किसी को नहीं है। शालिनी इज़ द डार्क हॉर्स ऑफ आवर क्लास। समझ गए? अगर आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई ऐसा नेता अचानक से इलेक्शन जीत जाए जिसके जीतने के बिल्कुल भी जो है ना चांसेस ना हो, उसको भी आप डार्क हॉर्स बोलते हैं, है ना? टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये बहुत सिंपल है। देखो गाड़ी कहाँ होती है, घोड़े के पहले या घोड़े के बाद? भाई पहले घोड़ा होता है फिर गाड़ी होती है, यही ऑर्डर होता है ना। लेकिन कई मूर्ख क्या होते हैं, पहले गाड़ी लगा देते हैं फिर घोड़ा लगा देते हैं। अब इसको देखो पागल को, घोड़ा पीछे है, गाड़ी आगे लगा करके सोच रहा है मैं आगे चला जाऊंगा। अगर ज़िंदगी में आप उल्टे काम करते हो, पहले करना था ये फिर कर दिया ये, समझ गए मेरी बात को? पहले जो करना था वो ना करके दूसरे वाला काम करने लगे, मेंस की तैयारी करने लगे, प्री का आपको कुछ आता ही नहीं, तो आप कर रहे हो पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। टू गेट मैरिड एंड देन लुक फॉर अ जॉब इज़ इक्वल टू पुटिंग अ कार्ट बिफोर द हॉर्स। शादी करना और फिर एक नौकरी को ढूंढना बिल्कुल वैसा ही है जैसे घोड़े के आगे गाड़ी को बांध देना। अरे पहले नौकरी वोकरी लग जाओ, अपना खुद का सहूर आपको हो, उसके बाद शादी करो। अब अच्छे भी लगते हो, पहले तो मैं शादी करूँगा और फिर मैं नौकरी ढूंढने जाऊँगा, तो आप कामों को रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हो, गाड़ी को घोड़े से पहले लगा रहे हो। समझ गए?
योमन सर्विस लास्ट की 1-2 रह गई हैं। योमन समझ लो आप कौन है। योमन होता है इंग्लैंड की महारानी का गार्ड, रॉयल गार्ड। इस पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी आपको यूट्यूब पे, रॉयल गार्ड किस तरह से बिहेव करता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और इंग्लैंड की महारानी के लिए मरने को तैयार होता है ये, है ना। अब इसकी सर्विस कैसी होगी भाई योमन की? एकदम एक्सीलेंट सर्विस। समझ गए ना, योमन कौन? इंग्लैंड की महारानी का रॉयल गार्ड। इसकी सर्विस कैसी? एकदम एक्सीलेंट सर्विस। अगर आप कहीं खाना खाने के रेस्टोरेंट में आपको बढ़िया सी सर्विस मिली, किसी दोस्त से आपने मदद मांगी और उसने आपकी खूब भरसक जो आपकी मदद की, तो आप बोल सकते हो ये योमन सर्विस है। यूज़ करके दिखा देता हूँ। और बैंक क्लेम्स टू प्रोवाइड योमन सर्विस टू ऑल आवर कस्टमर्स 24/7। हमारा बैंक दावा करता है कि योमन सर्विस देगा सारे के सारे कस्टमर्स को 24 घंटा 7 दिन, है ना। फ़ोन तो करो आप, कोई भी दिक्कत होगी फ़ोन पे दूर कर देंगे। एक्सीलेंट और फाइन सर्विस देंगे। चलिए सेकंड लास्ट इडियम अपनी, टू ओवर एग द पुडिंग। देखिए पुडिंग होती है एक डिश, एक मीठी व्यंजन, एक पकवान अंग्रेज़ों का, और एग का मतलब होता है अंडा। ऐसी डिश होती है। इस डिश के ऊपर अंडे लगते हैं, एग्स लगते हैं। आपने सुना होगा केक में भी लगते हैं, है ना। एग्स क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि एक तो डेकोरेशन हो जाए और दूसरा टेस्ट अच्छा आए, एकदम जो है ग्रीजी टेस्ट आए। अगर आप किसी चीज़ को एग लगा करके स्वादिष्ट बनाना चाह रहे हो तो ठीक है, लेकिन ओवर एग नहीं करना है। ज़रूर से ज़्यादा अंडे डालोगे ना तो उस चीज़ का स्वाद ही मर जाएगा। ओवर एग द पुडिंग का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बेहतर बनाने के चक्कर में और बिगाड़ देना, या फिर किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के बता देना, एग्जैजरेट कर देना, आपकी बात पे कोई विश्वास ही ना करे, है ना। तो आपको यूज़ कैसे करना है इसको? हिज ओनली वीकनेस इज़ हिज हैबिट ऑफ ओवर एगिंग द पुडिंग विद एवरी टास्क। उसकी केवल एक ही वीकनेस है, एक ही खराबी है उसकी, ये वाली आदत कि वो हर चीज़ के साथ में अति करता है, ओवर एग कर देता है पुडिंग को। हर चीज़ में एक्सट्रीम जाने की कोशिश करता है, जो को और ज़्यादा ख़राब बना देता है। समझ गए ना, ओवर एग द पुडिंग। अपनी लास्ट इडियम है टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। ये इडियम आई है स्ट्रेट बाइबल से। देखिए बाइबल में वुल्फ को बताया गया भेड़िए को मौत का जो है सिग्निफाई करने वाला। मतलब भेड़िए का मतलब है कोई गलत चीज़, कोई विपत्ति, कोई तूफान, कोई ज़िंदगी में गलत वक्त आएगा तभी आप भेड़िया देखोगे, है ना। इसीलिए पुराने टाइम में लोग वुल्फ को देखते थे, भेड़िए को देखते ही मार भगाते थे। अगर ये वुल्फ आपके डोर पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ज़िंदगी में तूफान आने वाला है, घर में कोई डेथ होगी, व्यापार में घाटा लगेगा, कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ख़राब होने वाला है। तो अगर आप कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कर रहे हो तो बाइबल के हिसाब से आप पता क्या कर रहे हो? आप या तो इतना कमा रहे हो कि आप भूखे ना मरो, या आपकी कंपनी इतना व्यापार कर रही है कि डूबे नहीं। समझ गए ना, कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर कर रहे हो, भेड़िए को अपने दरवाजे नहीं आने दे रहे हो, भूख से आप मर नहीं रहे हो और अपनी कंपनी को डूबने भी नहीं दे रहे हो, है ना। इतना आप जो है कमा पा रहे हो। यूज़ करके दिखाता हूँ। द यंग बॉय स्टडीड इन नाइट एंड वर्क थ्रू द डे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। यंग बॉय जो था, छोटा बच्चा जो था, रात में पढ़ता था, दिन में काम करता था ताकि भूखा ना मरे, है ना। टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। आई थिंक समझ में आई होंगी इडियम्स, कहानियाँ हैं सबके पीछे की। मैंने बहुत पहले से इन कहानियों को रिसर्च किया हुआ, मुझे मज़ा आता था। और ये उस वक्त की बात है जब इंटरनेट नया नया आया था। तो इंटरनेट के ज़रिए 2010 में 2011 में मैं इन चीज़ों को सर्च करता था और सीखता था, है ना। तो मेरी इच्छा है आप लोगों को भी इस नॉलेज को शेयर किया जाए। इस कंटेंट को मैं हमेशा फ्री रखना चाहता हूँ। इस तरह के कंटेंट को क्यों रखना चाहता हूँ? क्योंकि ऐसा कंटेंट जो है यूट्यूब पे तो वैसे भी नहीं मिलता, आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलता, इतना डिटेल में जाके कोई नहीं बताएगा। तो एक छोटा सा अपना ये कैंपेन है नॉलेज को शेयर करने का, जो मैंने गेन किया वो आप सबके साथ बांटूँ। इसमें मेरी हेल्प करें, इन वीडियोस को शेयर करें, जितने लोगों तक पहुंचेगी इस तरह की चीज़ें उनको भी जो है जानने को मिलेंगी। चलिए मुलाकात लूँगा अगली वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग आउट।